दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज फिर से हम केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास लेकर आ चुके हैं। और हमारी जो यहाँ पर पहली बार इस क्लास को देख रहा है तो बता देते हैं, पहली यूनिट केमिस्ट्री में यहाँ पर चल रही है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड केमिकल वीक फोर्सेस। ठीक है, तो पहली यूनिट है ये, इसके कई क्लासेस पीछे हो चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो इसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के नेम से। स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे तो आप अपने नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। जो आज का क्लास है, आज के क्लास में आज का जो टॉपिक है वो है हमारा परसेंट आयनिक करेक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। परसेंट क्या होता है? परसेंट पता ही होगा, जो इस तरीके से निशान लगाते हैं प्रतिशत, हिंदी में बोलते हैं आयनिक करेक्टर ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड तो आपके लिए, अगर आप रेगुलर देख रहे हैं क्लासेस को, तो कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो आपके लिए नया शब्द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कई बार इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। कोवैलेंट बॉन्ड को हिंदी में बोलते हैं हम सह संयोजक बंध। क्या बोलते हैं? सह संयोजक बंध। जो साझेदारी वाले बॉन्ड होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों को एक ले देकर पूरे करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इतना समझ में आपको आ गया होगा, पहले भी कई बार हम आपको बता चुके हैं। तो क्या होता है परसेंट आयनिक कैरेक्टर? तो सबसे पहले इसे कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स का हम यूज करते हैं। ये क्या है? अगर आपको परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकालना है तो आप क्या करेंगे? दो मेथड्स यूज करेंगे। कौन कौन से वो दो मेथड्स हैं? तो पहला है जिनमें से बाय डाइपोल मूवमेंट मेथड। ठीक है, पहला ये है बाय यानी कि द्वारा, डाइपोल मूवमेंट मेथड के द्वारा। और दूसरा क्या है हमारा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस मेथड। एक एक के बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पर कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो आपके लिए नया हो। डाइपोल मूवमेंट की बात करें वो भी बता चुके हैं हम आपको। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में भी चर्चा करी थी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको एक्सेप्ट करने की जो पावर होती है उसी को हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। डाइपोल मूवमेंट के बारे में भी बता चुके हैं। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल, ठीक है, पोल यानी कि होता है ध्रुव। जब डाई लग जाएगा तो उसको बोलते हैं हम द्विध्रुव। ऐसा ध्रुव जिसके दो, ऐसी चीज जिसके दो किनारे हो उसी को क्या कहते हैं? द्विध्रुव बोलते हैं। तो पहला जो मेथड है पहले उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए डाइपोल मूवमेंट मेथड। तो इसमें पहले मेथड को जानने से पहले यही जान लेते हैं डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। तो इसको हमने आपको बता दिया डाइपोल क्या होता है। अब डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? यानी द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इसको पूरा हिंदी में बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू आर। ये फॉर्मूला है, आप ये फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आप इसकी ये जो डेफिनेशन है ये भी लिख लेंगे, साथ ही साथ इसकी यूनिट भी आप लिख सकते हैं केवल इस फॉर्मूले को याद करके। क्या क्या है फॉर्मूला? पहले तो ये देखिए, इस तरीके से एक डायग्राम है। ये क्या है? हमने आपको बताया डाइपोल क्या होगा? जो भी दो किनारे होंगे उसी को क्या कहेंगे? डाइपोल कहेंगे। अब आघूर्ण भी है साथ में, मूवमेंट भी है, तो क्या करेंगे? देखिए द्विध्रुव पहले हमने एक बना लिया। ये क्या है? एक डाइपोल है। क्या है? डाइपोल यानी कि द्विध्रुव है। द्विध्रुव कैसे है? ये देखिए, H के ऊपर एक प्लस है, Cl के ऊपर एक माइनस है। प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट भी हम आपको पहले समझा चुके हैं कि H के ऊपर हमेशा आंशिक रूप से प्लस होता है और क्लोरीन के ऊपर हमेशा आंशिक रूप से क्या होता है? माइनस होता है। दो ध्रुव कैसे होगा? देखिए, एक किनारे पर इसके प्लस है, एक किनारे पर इसके क्या है? माइनस है, इसलिए ये क्या है? द्विध्रुव है। बीच में हमने कोवैलेंट बॉन्ड लगा दिया है, यानी सिंगल बॉन्ड। इस बॉन्ड के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको हमने r मान लिया है। और ये बॉन्ड के बीच की दूरी है, इसीलिए अब इस दूरी को हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड यानी बंध, लेंथ यानी कि लंबाई। जो इस बॉन्ड की लेंथ है उसको हमने r मान लिया है। अब ये जो ऊपर ये प्लस और माइनस है, ये क्या दिखा रहा है? ये चार्ज को दिखा रहा है, यानी आवेश बता रहा है। ये एक तरफ प्लस है और एक तरफ क्या है? माइनस है। अब यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला आपके सामने है, म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू आर। म्यू को बोलते हैं हम डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, म्यू को रिप्रेजेंट करते हैं हम डाइपोल मूवमेंट से। तो बहुत आसान है इसकी डेफिनेशन लिखना कि एक एंड पर क्या है? चार्ज। क्या है? एक एंड पर। क्यू को बोलते हैं हिंदी में आवेश और इंग्लिश में हम बोलते हैं चार्ज। तो इस क्यू और आर के बीच की मल्टीप्लाई के बराबर क्या होता है? हमारा डाइपोल मूवमेंट। कैसे लिखेंगे? चार्ज और बॉन्ड लेंथ के
प्रोडक्ट को, जो मल्टीप्लाई का निशान लगा है उसको हम क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा कोई भी डेफिनेशन आपको अगर लिखनी है केमिस्ट्री में तो कहीं पर भी अगर इनटू का निशान है मल्टीप्लाई का तो आप प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो चार्ज और बॉन्ड लेंथ के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट कहते हैं। सेम वही लिखा हुआ है कि किसी डाइपोल के एक एंड पर प्रेजेंट, ये एंड ये वाली बात करी गई है, एक एंड पर प्रेजेंट चार्ज एंड बॉन्ड लेंथ के प्रोडक्ट को डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इस तरीके से बना, इसको म्यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, म्यू। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू आर आपको लिख लेना है और इस तरीके से आपको ये डायग्राम बना लेना है। अब इसके बता देते हैं क्यू और आर यहाँ पर है क्या। तो क्यू क्या है, चार्ज एट वन एंड ऑफ डाइपोल, यानी कि क्यू क्या है, आवेश है एक डाइपोल पर स्थित, और यहाँ पर आर क्या है, बॉन्ड लेंथ है। बता चुके थे हम बॉन्ड लेंथ के बारे में। अब इसकी यूनिट, तो यूनिट है इसकी कूलाम सेंटीमीटर। यहाँ पर आप कॉमा लगा लीजिएगा। देखिए ये क्या है, चार्ज, इसको क्या पढ़ते हैं, क्यू, यानी कि चार्ज है, आवेश है, और आवेश का मात्रा क्या है, यूनिट होती है कूलाम। क्या होती है, कूलाम। आप चाहे इसको सी से लिख लें या पूरा कूलाम लिख लें, बात एक ही है। ये है डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ या लेंथ बोल सकते हैं। लेंथ की यूनिट हमेशा क्या होती है, सेंटीमीटर होती है। तो मल्टीप्लाई है तो डैश लगा दिया, क्या हो गई इसकी यूनिट, कूलाम सेंटीमीटर, या इसी को आप ESU सेंटीमीटर भी कहते हैं। ESU मीन्स क्या होता है, तो वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ चार्ज। ESU की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ चार्ज कहते हैं। आप चाहे इसकी यूनिट जो है कूलाम सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं या ESU सेंटीमीटर भी होती है। यहाँ पर आपको कॉमा लगा लेना है क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग है। ठीक है, ये अलग है और ये अलग है। अब चलते हैं आगे, आगे बताते हैं इसके बारे में। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 ESU इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, ये सी यानी कि यहाँ पर कूलाम की बात करी गई है और यूनिट है एक ये। ठीक है, बराबर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, यानी इस क्या कहा गया है कि इतनी जो वैल्यू है ESU की वो इतनी वैल्यू कूलाम के बराबर है, और ये जो वैल्यू होती है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होती है। फिर एक और चीज़ लिख दी है कि अगर 10 की पावर माइनस के 18 ESU सेंटीमीटर कहीं पर है तो उसको हम 1D फॉर डेबी, क्या 1D फॉर बोलते हैं डेबी, ये भी यूनिट है। तो अगर कहीं पर आपको ये चीज़ें वैल्यू लिखी दिख जाए तो आप इसको इसके इक्वल रख सकते हैं। अभी मेथड में यूज़ होगा इसीलिए लिखा दिया है, बता दिया है। ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है कि 10 की पावर माइनस के 18 ESU सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, तो 1 डेबी के बराबर होता है। अब चलते हैं मेथड की ओर। डाइपोल मोमेंट क्या था ये समझा दिया अच्छे से, अब इसके मेथड बताएंगे। मेथड क्या है, इफ़ Q इज इक्वल्स टू, पूरी यही वैल्यू रख दी है जो हमने आपको ये भी बताया, देन बॉन्ड विल बी 100% आयनिक। क्या कह दिया है यहाँ पर, C फॉर क्या होगा, कूलाम होगा। नहीं पता है तो आप कूलाम पूरा भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या किया गया है यहाँ पर, मेथड ये है, यदि यानी कि इफ माने होता है यदि या अगर, यदि जो है Q की वैल्यू ये हो तो बॉन्ड क्या होता है, 100% आयनिक होता है। यही हमारा मेथड है। इसी मेथड को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है कि अगर हमारा ये वैल्यू पूरी सही है तो बॉन्ड क्या होगा, 100% आयनिक होगा। तो कैसे होगा, तो चलिए एक एग्जाम्पल के रूप में हम आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल ले लिया है हमने HCl का। तो HCl में हमने क्या किया है, म्यू की वैल्यू होती है HCl के लिए 1.03 डेबी। ये वैल्यूज़ भी आपको लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो HCl के लिए म्यू क्या है यहाँ पर, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू 1.03 डेबी और आर की वैल्यू है यहाँ पर, आर क्या है, बॉन्ड लेंथ। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.27 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 सेंटीमीटर। ये दो वैल्यू दे दी गई हैं। अब लिखा है देन कैलकुलेट परसेंट आयनिक करेक्टर, यानी कि आपको म्यू और आर की वैल्यू दे दी गई है। अब आप परसेंट आयनिक करेक्टर को क्या करें, कैलकुलेट करें यानी कि निकालें। तो चलिए सॉल्यूशन इसका करते हैं। सॉल्यूशन डालना है आपको और लिख लेना है कि इफ़ HCl मॉलिक्यूल इज़ 100% आयनिक, यानी कि यदि हम मान ले कि जो HCl मॉलिक्यूल है वो क्या है, 100% आयनिक है। अगर 100% आयनिक है तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना। अभी फॉर्मूला आपको बताया, म्यू इज इक्वल्स टू Q इंटू आर, ये होता है। कैलकुलेट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, गणना कर रहे हैं, इसीलिए म्यू में हमने छोटा सा CAL लिख दिया। CAL यानी कि कैलकुलेट, फुल फॉर्म क्या होगी, कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए हमने CAL लिख दिया।
फॉर्मूला लगाया है, कुछ नहीं किया है, केवल q की वैल्यू यहाँ पर पुट करी है, यहाँ पर माइनस लगा लीजिएगा, ठीक है। ये है 10 की पावर माइनस के 10, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस लगेगा, यहाँ पर भी माइनस लगेगा, ओके। तो 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 10, ये क्यू की वैल्यू रख दी है। फिर आर की वैल्यू रख दी है 1.27 इंटू 10 की पावर माइनस के 8। उसके बाद जब आप इस दोनों को 4.8 और 1.27 की जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आएगा 6.1। ऐसे ही 10 की पावर माइनस के 10 है और 10 की पावर माइनस के 8 है, तो दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी तो 10 की पावर माइनस के 18 हो जाएगा। तो देखिए ये लिखा हुआ है, माइनस आप लगा लें, मिस्टेक थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। अब हमने आपको बताया था कि 10 की पावर माइनस के 18 किसके बराबर होता है, हमारा 1 dB के बराबर होता है कि नहीं। तो क्या कर दिया है, 6.1 जैसा था उसको वैसे ही रहने दिया और डी लिख दिया, यानी कि ये dB को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा म्यू कैलकुलेट निकल गया है। अब क्या करेंगे, हम परसेंटाइनिक करेक्टर निकाल लेंगे। कैसे किया, आप जैसे कि अगर आप इंटर में थे पहले तो आपने परसेंटेज कैसे निकाली थी, आपने 500 को नीचे रखा था, जितने भी आपके मार्क्स आए थे उसको आपने ऊपर रखा और मल्टीप्लाई कर दी 100 से, यही ऐसे तो किया। तो वैसे ही हमने यहाँ पर भी परसेंट निकाली है। परसेंट निकालने का कॉन्सेप्ट वही है, क्या किया है, जो कितना हमारा म्यू का मान था वो ऊपर रख दिया, निकाला हमने कितना उसको नीचे रख दिया और गुणे में क्या 100 से इन मल्टीप्लाई कर दी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 17% आएगा, यानी कि लास्ट में लिख दिया है हैंस HCl मॉलिक्यूल 70% आयनिक। यानी इसका मतलब है कि जो हमने ऊपर बात लिखी थी कि HCl जो है वो 100% आयनिक है, तो नहीं, यहाँ पर HCl जो है वो 17% आयनिक आ रहा है। इसी तरीके से कई सारे HCl का होता है, HF की होती है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। ये पूरी टेबल है, जैसे HF के लिए म्यू का मान इतना होता है और R क्या है यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में दिखाया गया है। जैसे कि हमने HCl का मान क्या लिखवाया था, 1.27 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 सेंटीमीटर था। यहाँ पर केवल इतना ही है क्योंकि ये एंगस्ट्रॉम में है। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर माइनस के 10। सेंटीमीटर था, यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 8 था। सेंटीमीटर हटाएंगे तो 10 की पावर माइनस के 2 बढ़ेगा, 8 और 2 ऐड हो जाएगा तो 10 की पावर माइनस के 10 आ जाएगा। चाहे आप इसको 10 की पावर माइनस के 10 लिखे या एंगस्ट्रॉम लिखे, बात वही है। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, अगर ये वैल्यू है तो HCl की 17%, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि HF का आयनिक परसेंट आयनिक करेक्टर बताइए, तो 45% होता है। HCl का 17% होता है, HBr का 12% होता है और हमारा HI का 5% होता है। ये म्यू की वैल्यूज़ हैं, म्यू लिखा है ये, ठीक है, म्यू है और ये हमारा R की वैल्यूज़ है। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अब ये जो हमारा सेकेंड मेथड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मेथड, इसको हम आपको अगली क्लास में बताएंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो और बड़ी हो जाएगी, इसीलिए इस क्लास को हम यहीं पर रखते हैं। अगले क्लास में यानी कि कल शाम 6 बजे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मेथड के बारे में भी अच्छे से समझा देंगे। आपको क्या करना है, जो पहला मेथड है अच्छे से समझ लेना है। कोई डाउट हो तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं और वीडियो कैसी लगी वो भी आप हमको फीडबैक दे सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। हम आपसे फिर मिलते हैं कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।